आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। ब्रिक्स समिट जिस पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह टिकी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट का पार्ट रहे और वहीं से सीधा संदेश दे दिया और ये कड़ा संदेश आतंक के खिलाफ था। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने आतंक पर सीधा हमला बोला है। आतंकवाद जैसी चीज ऐसी चुनौतियों से सीधा हमारा सामना है और आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार भारत अपनाता रहा है, अपनाता रहेगा, ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया। साथ ही साथ ये कहा कि आतंकवाद, टेरर फंडिंग से मजबूती से लड़ना जरूरी है। आतंकवाद पर हमें एकजुट होना होगा, तभी इसका खात्मा हो पाएगा। आतंक पर दोहरे मापदंड को जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप दोहरा मापदंड दिखाते हैं, अगर दिखाते हैं कि आतंक से जूझ भी रहे हैं, आतंक का खात्मा भी करना है, लेकिन आतंक को आप बढ़ाते भी हैं, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये सीधे पीएम मोदी ने साफ कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के सामने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग जैसे मुद्दे जो हैं, इनसे निपटने के लिए हम सभी को एक मत होकर दृढ़ता से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देशों के युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने जरूरी है। ये कदम उठाए जाने चाहिए। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर लंबित मुद्दों पर हमें मिलकर साथ में काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर प्रहार किया है, आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता रहा है और अब ब्रिक्स समिट में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया कि आतंक को लेकर दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला है। पीएम मोदी ने आतंक पर प्रहार करते हुए बताया कि आतंक के जड़ से खात्मे के लिए आतंक को लेकर जो फंडिंग होती है उस पर भी वार होना चाहिए। आतंक की फंडिंग रोकी जानी चाहिए ताकि जड़ से इसका खात्मा हो सके। जिस तरीके से ब्रिक्स समिट पर निगाहें अलग अलग देशों की थी, सबसे ज्यादा निगाह इस बात पर थी, पुतिन के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ पीएम मोदी मिले, लेकिन साथ ही देखना यह दिलचस्प रहा कि 5 साल बाद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता में कई बड़ी बातें हुई हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। ब्रिक्स समिट हुआ, बड़ा संदेश दिया गया है, संदेश के मायने क्या हैं, भारत और चीन के रिश्तों को अब आने वाले वक्त में कैसे देखा जाएगा या कैसे देखा जाना चाहिए। मेरे साथ में डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत। जिस तरीके से ब्रिक्स समिट हुआ, अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान खींचा वो शी जिनपिंग और पीएम मोदी की इस बातचीत ने खींचा। कैसे देखते हैं आप? आपसी सहयोग और आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने पर बात तो हुई है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने के लिए चीन कुछ कदम आगे बढ़ाएगा? ब्रिक्स पर दुनिया भर की नजर है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और दुनिया युद्ध में उलझी हुई है। वहीं पर पुतिन पर वैश्विक प्रतिबंध है और उसके बावजूद कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष रूस में हैं। तो ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो गया है वो ये हो गया है कि भारत और चाइना के बीच जो बात लंबे अरसे से नहीं हो रही थी, अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे और बातें भी हुई है। लेकिन जो अभी आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की बातों में बहुत कुछ स्पष्ट भी हुआ है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर जो दोहरा मापदंड है वो चाइना का है। पाकिस्तान के आतंकियों पर जब भी प्रतिबंध लगाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, भारत लाया है, वहां पर जो बचाव के तौर पर चाइना सामने आ गया और इस कारण से कई जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, वो उन पर वैश्विक प्रतिबंध नहीं लग सका है। तो दूसरी बात, वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी थे, तो एर्दोगान भी पाकिस्तान का पक्ष लेते रहे। लेकिन इन सब के बीच देखिए, हमारा जो देश है वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और पाकिस्तान से जो बॉर्डर साझा करते हैं वहां पर बहुत तनाव हमेशा रहा है। बांग्लादेश से भी कुछ हालात ठीक नहीं है और चीन से हम बहुत लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। युद्ध में लगातार उलझे हुए, ऐसे में युद्ध किसी चीज का समाधान हो नहीं सकता और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि हम डायलॉग के पक्ष में हैं। तो जो अभी चीन से हमारा समझौता हुआ है वो गश्त को लेकर हुआ है
कि हमारे गश्ती दल कहाँ तक जाएँगे, कहाँ तक आएँगे, उनके कहाँ तक जाएँगे, कहाँ तक आएँगे और इन दोनों के बीच तनाव नहीं हो। तो अंततः दुनिया शांति से चलती है और शांति ही विकास का एक मॉडल हो सकता है। हाँ, चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसका ज़िक्र हमारे सेनाध्यक्ष ने भी किया है। लेकिन रचना जी, यह भी सच है कि हम लगातार तनाव में उलझ के सीमाओं पर लगातार युद्ध जैसे हालातों में रहने से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। चीन से हमारा लंबे समय का जो समझौता है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शांति के जो आसार हैं वो बहुत सारी उम्मीद की किरण जगाते हैं और फिलहाल हम भारत-चीन संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। रचना जी। भारत और चीन के संबंधों के बेहतर होने की उम्मीदें तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदें उस तरीके से फुलफिल हो पाएंगी? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ ब्रह्मदीप जी, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से साजिशें होती हैं उसमें सिर्फ अकेले पाकिस्तान नहीं होता, उसमें चीन की भी रह रहकर साजिशें सामने आती हैं। और पाकिस्तान के बलबूते ही नहीं, बल्कि एलएसी की साइड चीन की भी घुसपैठ की कोशिश, या चीन जिस तरीके से विस्तारवादी सोच रखता है वो लगातार देखने को मिलती रही है। ऐसे में ये दिखाना कि सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक होगा और उसे असल में अमल में लाना, इन दोनों बातों में फर्क है। क्या चीन ये हरकतें छोड़ सकता है? अच्छा सवाल है रचना जी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने कहा था कि जो चीन है वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। उसके पहले हमेशा पाकिस्तान को नंबर 1 पर माना जाता था, लेकिन भारत के तत्कालीन उस दौर के रक्षा मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा था। देखिए चीन जो है वो हमारे लिए बहुत समस्यामूलक देश है। क्योंकि भारत मैकमोहन रेखा को मानता है जो शिमला समझौता 1914 को हुआ था और भारत मैकमोहन रे चाहता है कि जो चीन है वो उसको मान्यता दे। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है जब 1962 का युद्ध हुआ था तो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर तक चीन की सेना वहाँ से वापस लौट गई थी। लेकिन अब वास्तविक नियंत्रण रेखा को भी चीन लांघ रहा है। तो चीन लगातार भारत को न केवल ज़मीनी स्तर पर लेकिन चारों ओर से घेर रहा है। श्रीलंका में बंदरगाह बना लिए, बांग्लादेश में बंदरगाह बना लिए, पाकिस्तान में बंदरगाह बना लिए। पाकिस्तान और च चीन के बीच जो कॉरिडोर बना है वो कराकोरम दर्रे से होकर गुज़र रहा है। ये वही अक्सै चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिस पर चीन ने लंबे समय से कब्ज़ा किया हुआ है। तो चीन से समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही बहुआयामी रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। बहुआयामी दबाव भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हम द्विपक्षीय संबंधों के बल पर यदि चाहें कि चीन से निपट लें, तो चीन माओ की जो रणनीति रही है कि दुश्मन को लंबे समय तक आप उलझाते रहें और उसके बाद जो है उससे दुश्मन को आप परेशान करते रहें। चीन यही करता है। एक बार सीमा पर आएगा, वहाँ पर उसकी सेना आएगी और फिर वहाँ पर बातचीत होगी। वहाँ से दोनों देशों की सेनाएँ हटेगी। तो ऐसा कर के चीन बहुत आगे लगातार बढ़ रहा है। अब भारत के सामने बातचीत एक अच्छा विकल्प है, लेकिन दूसरी बात यह भी कि जो रूस और चाइना की एक दौर में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता रही है, बहुत दुश्मनी रही है। हालाँकि दोनों देशों के बीच अभी सीमा विवाद तो हो गए, लेकिन रूस ने चीन को हमेशा एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा है, एक समस्या के तौर पर देखा है। तो दुनिया चाहे जितनी बात करे लेकिन अमेरिका भारत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, जितना रूस हो सकता है क्योंकि रूस से हमारे सामरिक संबंध भी है और रूस और चीन की जो सीमा है वो लगती भी है। आज दुनिया में चीन का सबसे अच्छा दोस्त रूस है, तो भारत और रूस की बढ़ती हुई जो दोस्ती है, वो चीन पर दबाव डालेगी और मुझे लगता है कि भारत की जो वर्तमान कूटनीति अभी जो आगे बढ़ रही है, चीन पर दबाव डालने के लिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। चाहे आसियान से संबंधों को ले लें, चाहे क्वाड को ले लें या चाहे रूस से संबंधों को ले लें, भारत नियंत्रण और संतुलन पर आधारित रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और ऐसा करने पर ही हम चीन पर दबाव डाल सकते हैं। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जाकर अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के सामने अगर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं तो उसे आप कैसे देखते हैं? भारत की मजबूत छवि जिस तरीके से दुनिया में उभर रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं दो टूक बोलना या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, इसे आप कैसे देखते हैं? ब्रह्मदीप जी ये मुझे बताइएगा। साथ ही साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर संदीप, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रह्मदीप जी जवाब दीजिए। जी। देखिए रचना जी 2-3 चीज़ें। एक तो ब्रिक्स पर चीन कब्ज़ा कर लेना चाहता है। चीन ने ईरान अब ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, तुर्की बनना चाहता है, पाकिस्तान को चीन लाना चाहता है।
तो चीन को के साथ न केवल हमारा समझौता हुआ है, सीमा समझौता या सैन्य समझौता, लेकिन उसके साथ-साथ भारत ने आतंकवाद पर खरी-खरी चीन को सुनाकर यह भी संदेश दिया है कि ब्रिक्स में किसी भी देश का प्रवेश जो है, वो इतना आसान नहीं है, जितना चीन समझ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को लगातार आगे लाना चाहता है। दूसरी तरफ दूसरी बात यह भी है कि जो रूस है वो दागिस्तान के इलाके हों या बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर जो रूस है वो भी आतंकवाद से प्रभावित रहा है और चीन का जो सिंचियांग इलाका है वो भी आतंकवाद से प्रभावित है। तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे भारत ही नहीं दुनिया के कई देश प्रभावित है। चीन लगातार आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद का बचाव करता रहा है। तो भारत चीन को ये संदेश देना चाहता है वैश्विक पटल से कि हम आपसे बेहतर संबंध तो रखेंगे, हम आपसे व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाएँगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने वाले देश है, आतंकवाद के नाम पर दुनिया में अशांति फैलाने वाले देश है और आतंकियों की जो प्रशिक्षण स्थली है, ऐसे देशों के आप सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो ऐसी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही कारण है कि ब्रिक्स की एक जो बहुउद्देशीय मंच है या दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ पर आर्थिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक स्थिति को तो सारे देश मजबूत करेंगे, हुँ, लेकिन यह तभी बेहतर हो सकती है जबकि ब्रिक्स के जो देश हैं, वो आतंकवाद जैसी जो चीज़ें, जो समस्याएँ, हुँ, उनके खिलाफ भी मुखर होकर ठीक खड़े है। हो जाएँ और उनमें एकरूपता नज़र आए। प्रोफेसर संदीप जी। त्रिपाठी, चीन का सपना है दुनिया में नंबर 1 बनने का, फिर चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो या ऐसे ग्रोथ के लिहाज से हो, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है और ये सपना वो पिछले लंबे वक्त से पाले हुए है। उसी को लेकर वो उलझुल हरकतें भी करता है। सीटीआई की रिपोर्ट कहती है, दावा कहता है कि इस साल दिवाली पर 10,000 करोड़ का नुकसान उसे भारत की तरफ से होगा, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, चीनी सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। दिवाली पर तो बम्पर खरीदारी होती है। ऐसे में दुकानदार भी चीनी जो सामान है, यानी कि जो चाइना से आने वाला सामान है, उसे रखने से परहेज कर रहे हैं। चाइना ये बात जानता है कि भारत से अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या इसलिए भी शी जिनपिंग सॉफ्ट रहे, उनकी ये कोशिश रही कि भारत से रिश्ते बेहतर हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत बेहतर हो जाए? देखिए, आपके सवाल को मैं एक थोड़ा-सा फिलॉसफिकल लेंस से देखूँगा। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्कॉलर रहे हैं जिसको हम कहते हैं जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट कोहेन। उन्होंने इस बात को बोला था कि डज़ इंटरडिपेंडेंस डाइल्यूट द फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट। ये उनका एक थ्योरी थी। क्या जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ होते हैं, उनके उसको डाइल्यूट करता है? यहाँ पर ये जो लाइन है, ये भारत और चीन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सही साबित हो रही है। कि चाइना यदि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो ऐसा नहीं है कि यदि हम चाइना के इम्पोर्ट को यदि हम हर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं ये इंडिया की इकोनॉमी भी हर्ट होगी। मेक इन इंडिया के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आप ओवर द नाइट आप अपने सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर का पुश द बटन नहीं या स्विच द बटन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले ये है कि ये सत्य है कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट को डाइल्यूट करने के लिए जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यही कारण है कि रूस इस बात को हमेशा कहता आया है कि भारत, इंडिया और चाइना जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है आरआईसी का, और वो इसलिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि भारत और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो अलाइन्ड है। आप यदि पॉलिटिकल इश्यूज को, बॉर्डर इश्यूज को थोड़ा-सा साइड में रखें, तो बहुत सारी इंटरेस्ट हैं जो कन्वर्जेंस है हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं और इंडिया हमेशा इस बात की कोशिश करता रहा है कि दुनिया में भारत एक तरह से जो एक आवाज़ दे रहा है नॉन वेस्टर्न की। भारत, चाइना और रूस के जो उनका जो टोन है, उस टोन में नहीं सुर मिला रहा है क्योंकि उनका टोन है एंटी वेस्ट का। भारत का प्रयास है कि हम नॉन वेस्टर्न ब्लॉक खड़ा करें और ब्रिक्स एक अपने आप में उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहल है कि जब आदरणीय हमारे विदेश मंत्री जी से सवाल पूछा गया G7 में कि आखिर ब्रिक्स की क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया। ब्रिक्स की जरूरत इस बात की थी कि G7 हैज ब्लॉक्ड अदर मेंबर्स। यूरोसेंट्रिक ऑर्डर हमेशा इस बात पर गलतफहमी में रहा कि दुनिया हमेशा उन्हीं के नैरेटिव से चलती रहेगी। तो
इस तरीके जो डी-डॉलराइजेशन है, हमने देखा कि सैंक्शन अमेरिका हमेशा डॉलर हेजेमनी को लेकर के वेपनाइज़ करता रहा है और रशिया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे जो ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में, जो मैंने बताया आपको कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, यहाँ पर चाइना को इस बात को अच्छी तरह से एहसास है कि यदि आपको नॉन वेस्टर्न ऑर्डर खड़ा करना है, तो हिंदुस्तान को साथ में लेना होगा और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है हमारे, जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको कहीं न कहीं डाइल्यूट करना होगा। और यही कारण है कि आज इतने बड़े मंच से ब्रिक्स जैसे, जहाँ पर एससीओ ब्रिक्स में भारत और चीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। और चाइना, एक इस बात से मैं डिफर भी करता हूँ कि रही बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को एंट्री कर देंगे, तो भारत देखिए, ये जो एससीओ ब्रिक्स है, कभी इंडिया कभी नहीं चाहता है कि ये चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन बने। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि रूस है। रूस हमेशा बैलेंसिंग एक्ट में रहता है और रूस का ये हित में है कि इंडिया और चाइना दोनों साथ में आए। और जिस दिन एशिया के सबसे बड़े जो कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस, दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जब हम हमेशा ये बात को कहते आए हैं कि ये सदी एशिया की सदी होगी, तो तब एशिया की सदी होगी जब हम चाइना, इंडिया और रशिया साथ में होंगे। तो इस तरीके का आना एक कोइंसिडेंट नहीं है, एक हाँ। कैलकुलेशन है। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान की है। चाइना जानता है कि बड़ा मार्केट उसके लिए भारत है और यहाँ हजारों करोड़ का जो व्यापार है वो चाइना को मिलता है और ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क वो लेना नहीं चाहता। आप रहिए मेरे साथ में। रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस के कजान में ये ब्रिक्स समिट हुआ जरूर है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों की नजर इस समिट पर रही। 5 साल बाद यह हुआ कि औपचारिक मुलाकात यहां पर हुई है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। भारत चीन संबंधों पर मोदी की लाइन एकदम क्लियर रही। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता रहा है, अपनाता रहेगा। सीमा पर शांति स्थिरता हो, ये प्राथमिकता है। सीमा पर यानी कि एलएसी पर जो रह रहकर साजिशें चीन की तरफ से होती है या फिर घूमकर इधर एलओसी की साइड पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना करता है या पाकिस्तान को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में रहता है, उसको लेकर एकदम दो टूक लाइन क्लियर प्रधानमंत्री मोदी की रही कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा और आतंकी फंडिंग को रोकना ये बेहद ज्यादा जरूरी है, जिस पर अलग अलग देशों की राय भी सामने आई। और हाँ, जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की तरफ से ये साफ कर दी गई, ये क्लियर कर दिया गया कि आतंकवाद को लेकर बर्दाश्त तो बिल्कुल यहाँ भारत नहीं करने वाला है। प्रोफेसर संदीप, जिस तरीके की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, समिट हुआ, देखिए एक दिन पहले ही पुतिन और पीएम मोदी की बातचीत होती है। जब टेबल पर वो बैठते हैं, पुतिन बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलना शुरू करते हैं। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, जिसमें पुतिन बोलते हैं, इधर ट्रांसलेटर बोलना शुरू ही करते हैं। पुतिन टोकते हैं और कहते हैं रिश्ते हमारे ऐसे हैं कि आपको तो अनुवाद की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। मोदी भी उस पर रिएक्ट करते हैं, वो हंसते हैं। एक तरफ तो ये बॉन्डिंग, ये दोस्ती, और भारत और रूस के तो यूं भी पुराने दोस्ती के रिश्ते रहे हैं जो आज पुतिन और पीएम मोदी की बॉन्डिंग में नजर आते हैं। इन तस्वीरों को भी तो शी जिनपिंग ने देखा होगा, जहन में रखा होगा। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, ये 2020 की मैं आपको थोड़ा हम एक इकोसिस्टम देखते हैं, जब ऐसा हम एक ऐसा माहौल देखते हैं जहां पर प्रोफेसर संदीप, पुतिन ये बोलते हैं। आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं रिकनेक्ट करवाती हूँ। मैं पीसीआर से इस प्रॉब्लम को फिक्स कराने की कोशिश करती हूँ। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है और जो तस्वीरें मिलनी शुरू हुई हैं वो दुनिया भर में चर्चा का विषय ज़रूर बनी हुई हैं। उन तस्वीरों पर निगाह जिस तरीके से राष्ट्र प्रमुखों के मिलना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कॉन्फिडेंस, उसकी बात दूर दूर तक हो रही है। अब मैं इसको लेकर मैं बात कर लेती हूँ। मेरे साथ में चूंकि दूसरे गेस्ट भी हैं हमारे साथ, ब्रह्मदीप जी, अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें। देखिए, साथी वो होता है जो संकट का होता। ऑडियो ब्रह्मदीप जी आपका भी ठीक नहीं है, मैं इसे फिक्स कराने की कोशिश करूंगी। पीसीआर प्लीज देखिए प्रॉब्लम क्या है ऑडियो में। जो मुलाकात के मायने हैं वो अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, गलवान घाटी में जो पीएलए और भारत की सेना के बीच में, यानी कि भारत के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और उधर चाइना को इससे डबल से ज़्यादा नुकसान हुआ था। 40 के करीब सैनिक चाइना के मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया,
लेकिन जो गलवान घाटी में झड़प हुई, जो टकरार हुई भारत और चीन के बीच में, उसके बाद करीब 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में होना ये बड़ी बात है। और ये मुलाकात हुई है तो सीधे दो टूक हुई है, साफ संदेश भी मोदी की तरफ से दिया गया है। प्रोफेसर संदीप, कुछ बोलिए आप, जरा देखूं ऑडियो ठीक है क्या? प्रोफेसर संदीप, हेलो, क्या कैन यू हियर मी? संदीप जी माफ़ी के साथ मैं रोक रही हूँ आपको, और ब्रह्मदीप जी आपको भी। मुझे लगता है कोई टेक्निकल स्नैग है जिसे हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। ऑडियो आप दोनों का ही ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन आपने इंडिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया, आपने इस समिट को लेकर अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत, ब्रह्मदीप जी और संदीप जी, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।